हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे बसंत भाग 2 कक्षा 7, जिसमें पहला पाठ है हमारा हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ये जो पाठ है हमारी वो है कविता। इस कविता में जो कविता का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम अपने आसपास बहुत सारे पक्षियों को देखते हैं। तो पक्षी जो उन्मुक्त मतलब खुले आकाश में उड़ते हैं, उनकी क्या इच्छाएं होती हैं, कैसे वो रहना पसंद करते हैं, क्या उनको चाहिए, है ना। उन सब के बारे में आज हम इस कविता में पढ़ेंगे। इस कविता के जो कवि हैं वो शिवमंगल सिंह सुमन हैं। उन्होंने पक्षियों के माध्यम से हम सबको बताना चाहा है कि जो पक्षी हैं उनकी भी अपनी इच्छाएं होती हैं। जैसे हर किसी को आज़ादी पसंद है, खुला आसमान, स्वतंत्रता हर किसी को अच्छी लगती है। तो कवि ने हमें इस कविता में पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता और परतंत्रता के महत्व के बारे में बताया है। तो चलते हैं हम अपनी कविता की तरफ। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कवि बताना चाह रहे हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, अर्थात जो पक्षी हैं वो उन्मुक्त मतलब स्वतंत्र, खुला आकाश, गगन जो कि आकाश का पर्यायवाची है, कि पक्षी कह रहे हैं कि हम खुले आकाश में उड़ने वाले हैं। पिंजर बंद अर्थात जो हम अपने शौक के लिए पिंजरे में पक्षियों को बंद कर लेते हैं। पक्षी कह रहे हैं कि हम पिंजर बंद नहीं गा पाएंगे, हम तो खुले आकाश में स्वतंत्र रहने वाले पक्षी हैं। कनक तीलियों से टकराकर, कनक मतलब सोना, ठीक है, सोने से बनाया हुआ पिंजरा। हमको लगता है कि हम पक्षियों को बहुत ज़्यादा आज़ादी दे रहे हैं, उनको बहुत सुविधाएं दे रहे हैं, है ना। सोने का पिंजरा बना लिया है, उसकी जो तीलियां जो सलाखाएं हैं वो सोने की बना के, क्योंकि जो पिंजरा होता है वो एक तीलियों से बना होता है ना, उसी कनक तीलियों से, यानी कि सोने का पिंजरा ही क्यों ना हो, उससे टकराकर पक्षियों के जो पुलकित अर्थात कोमल पंख हैं वो टूट जाएंगे। तो कवि इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि पक्षी जो हैं वो खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं, पिंजर बंद अर्थात पिंजरे में बंद होकर वो नहीं गा पाएंगे, क्योंकि पिंजरे में जो सोने से बनी हुई सलाखाएं हैं उनसे उनके पंख जो हैं वो टूट जाएंगे। आगे क्या कह रहे हैं कवि इसी कविता में, जैसे इसमें पुलकित का कुछ डिफिकल्ट वर्ड आए थे, ठीक है। पुलकित मतलब कोमल पंख, कनक कटोरी मतलब सोने की कटोरी, ठीक है। दोनों में ही ये पुलकित में पा आया और पंख में पा आया, ये है हमारा इसमें अनुप्रास अलंकार। दूसरे में आया था कनक कटोरी, तो कनक में का आया है और दूसरे में भी का आया है। तो इसमें क्या है अनुप्रास अलंकार। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार आती है तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट पैरा में क्या कवि बताने का प्रयास कर रहा है कि हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। अर्थात कवि क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हम बहता जल, हम मतलब पक्षी, पक्षियों की जो अंदर की भावनाएं हैं उनके माध्यम से कवि हमें बताना चाह रहे हैं कि पक्षी कह रहे हैं कि हम तो बहता जल, नदियों का, तालाबों का, झरनों का ये पानी पीने वाले हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे। अर्थात परतंत्र, जो हम गुलामी में परतंत्रता में जो उनको खाना पीना देते हैं वो उनको पसंद नहीं है। और कहीं भली है कटुक निबोरी, मतलब जो नीम का फल पेड़ होता है उस पे पीले रंग की छोटा सा उसका जो फल होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, निबोरी। बहुत कड़वी होती है नीम का वृक्ष जो होता है, उसकी पत्तियां, उसके फल भी कड़वे होते हैं। तो वही बता रहे हैं कि हम कड़वी निबोरी हमें खाना पसंद है, लेकिन कटोरी जो सोने की कटोरी है और उसमें जो हमने मैदा बना के पक्षियों को दी है खाने के लिए वो हमें पसंद नहीं है। अर्थात जो कवि हमें बता रहे हैं, एक तो हमें पक्षियों के माध्यम से पक्षियों की जो व्यथा है वो हमें बताने का प्रयास करा जा रहा है, साथ ही साथ कवि ये कहना चाह रहे हैं कि अगर
आपको मान लीजिए आपको आपके घर से कहीं दूर ले जाया जाए, है ना, आपका घर चाहे उतनी मतलब उसमें सुविधाएं ना हो, उतना अच्छा ना हो, लेकिन आपको बहुत अच्छे घर में ले जाया जाए और एक कमरे में बंद कर दिया जाए और आपको उसमें बहुत अच्छा भोजन दे दिया जाए जो कि आप खाना पसंद नहीं करते हो, है ना। हम कैसे कह सकते हैं कि पक्षियों को वो मैदा की जो गोलियां बना के हम खिलाते हैं वो उन्हें अच्छी लग रही होंगी, है ना, क्योंकि प्रकृति के अनुसार हर व्यक्ति की अपनी अच्छाएं हैं, अपने अपने ढंग से रहना, जीवन जीने का तरीका है, हर किसी की अपनी स्वतंत्रता है, हर किसी की अपनी आज़ादी है। तो क्या आपको उस घर में अच्छा लगेगा जहाँ आपको बहुत अच्छा भोजन दिया जा रहा, जो दे रहा है उसको लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा भोजन दे रहा हूँ, और हो सकता है कि आपको वो भोजन बिल्कुल ना पसंद हो। मान लीजिए आप वेजिटेरियन हैं और आपको कोई नॉन वेज खिला रहा है बहुत अच्छा बना के, तो क्या आपको वो अच्छा लगेगा, है ना। पूरे एक बंद कमरे में जहाँ आपकी कोई आज़ादी ना हो, आपको किसी प्रकार की कोई सुविधा ना दी जाए, बस एक बंद कमरे में आपको वहाँ खाना। तो पक्षियों को भी जब हम पिंजरे में बंद कर लेते हैं तो एक तरीके से उनके लिए वो क्या हो जाती है, जेल हो जाती है। तो जेल में किसको अच्छा लगता है। दूसरा कवि क्या बताना चाह रहा है, जो कविता का हिडन मीनिंग है इसमें, कि पक्षी भी कह रहे हैं कि हमें अपनी मेहनत से, चाहे वो हमें कड़वी निगोरी ही क्यों ना मिले, हमें वो भी अच्छी लगती है, लेकिन परतंत्रता में जो भोजन परोसा जाता है वो बहुत ही अच्छा क्यों ना हो, पर मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। तो हर मनुष्य को अपनी आज़ादी अच्छी लगती है, वैसे पक्षियों को भी अपनी आज़ादी पसंद है। अगले पैराग्राफ में क्या कवि बताने का प्रयास कर रहे हैं, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरकी फुनगी के झूले। मतलब स्वर्ण श्रृंखला, स्वर्ण मतलब सोना, श्रृंखलाएं बताया मैंने आपको कि जो सलाखाएं होती हैं, जो जेल है, पक्षियों के लिए तो वो जेल ही है ना। हमें भले ही लगता हो कि हम कितना अच्छा उनको रख रहे हैं, सोने के पिंजरे में रख रहे हैं, है ना, लेकिन पक्षियों के लिए वो क्या है, जेल है, बंधन है, बंधे हुए हैं वो उस पिंजरे में। जबकि उनकी जो स्वाभाविक गुण है, नेचर ने, भगवान ने उनको क्या पंख दिए हैं, किस लिए, उड़ने के लिए। और उस पिंजरे में बंद करने के बाद पक्षी अपनी सारी स्वाभाविक जो गुण है उनका, उड़ने का जो उनकी इच्छा है, जिस वजह से उनको जन्म मिला है, पक्षियों का क्या है, उड़ना है, तो वो सब कुछ भूल जाते हैं, अपनी गति, अपना उड़ना, सब कुछ भूल जाते हैं और बस सपनों में देख रहे हैं। अब कभी पिंजरे में है और सामने से कोई पक्षी है, या वो सोच रहे हैं, सपने देख रहे हैं, काश मैं भी खुले आकाश में उड़ता, पेड़ों पर झूला झूलता, है ना, पेड़ों पर इधर उधर बैठता, आकाश में घूमता, नदियों का झरनों का पानी पीता, है ना, तरु की फुनगी के झूले। अब तरु मतलब वृक्ष, यहाँ वृक्ष का पर्यायवाची है तरु, उसकी फुनगी मतलब ऊपर की टहनी पर बैठ के, और जब हवा चलती है जरा भी तो पेड़ों पर लगती है और पक्षी उस पर क्या करते हैं, झूला झूलते हैं। तो वही बताया जा रहा है कि चाहे सोने की जेल हो या फिर लोहे की जेल हो, जेल तो जेल है ना। और जब व्यक्ति को, जब हम आज़ादी के समय की अगर अपने भारत की बात करें, तो उस समय कितने सारे स्वतंत्रता सेनानियों को, क्रांतिकारियों को जेल में बंद कर दिया गया था। तो उनकी कितनी इच्छाएं थी कि जेल से निकलकर मुझे अपने भारत को आज़ाद कराना है, हमें आज़ादी चाहिए, हमें अंग्रेजों से आज़ादी चाहिए। हम लोग को आज़ादी पसंद है ना। तो बताइए पक्षियों को कैसे इस तरीके से बंधन अच्छा लग रहा होगा, है ना। तो वो कह रहे, और सिंपल सी बात है ना, कि जब हम किसी व्यक्ति को, किसी पक्षी को किसी एक बंधन में बांध देते हैं, है ना, चाहे वो पिंजरा हो, जेल हो या किसी प्रकार की, उसकी अपनी सीमाएं हम खत्म कर देते हैं। पक्षियों का तो स्वाभाविक गुण है उड़ना, पक्षी दूर आकाश में, ऊंचे आकाश में उड़ते हैं, पेड़ों पर नदियों का, झरनों का पानी पीते हैं, वह सब उनके लिए सपना हो जाता है। आपको बोला जाए कि नहीं आपको यही पढ़ना है, यही खाना है, यहीं पे जाना है, तो अंदर जो आपकी करने की इच्छा है, या आपको लगता कि मेरे अंदर बहुत प्रतिभा है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, तो वो आपको करने को ना दिया जाए, तो आपका जो स्वाभाविक गुण है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो पक्षी भी ऐसा ही महसूस करते हैं एक पिंजरे में बंद होने के बाद, कि उनको क्या होगी, जेल है उनके लिए वो, और हम अपनी खुशी के लिए उनको पिंजरे में बंद कर लेते हैं। अब अगले पैराग्राफ में कवि क्या कहना चाह रहे हैं, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने,
लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। क्या बता रहे हैं? ऐसे थे अरमान। जैसे मान लो कोई बच्चा कहता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, और मान लो उसके पेरेंट्स ने या टीचर्स ने या किसी के दबाव में आकर उसको बोला कि नहीं, आपको डॉक्टर नहीं बनना है, आपको आईआईटी करके इंजीनियर बनना है। तो बताइए, उसका मन तो डॉक्टर बनने का है, और उसको हम जबरदस्ती कह रहे कि नहीं आपको इंजीनियर बनना है, तो उसका वहां मन लगेगा? नहीं लगेगा। और यहाँ पक्षियों को तो हमने कैद कर रखा है ना। तो पक्षी क्या कह रहे हैं कि ऐसे थे अरमान की उड़ते। पक्षी कह रहे हैं कि भगवान से उन्हें जो पंख मिले हैं उड़ने के लिए, पक्षी का जो रूप उन्हें मिला है, पक्षी का जन्म मिला है, और पक्षियों का स्वाभाविक गुण होता है उड़ना, उनको उड़ना बहुत पसंद है। पंख हम सब भी चाहते ना, काश हमारे पंख होते तो हम उड़ के चले जाते, हम समुद्र पार कर लेते, हम आकाश में उड़ते, ये करते। और पक्षी तो स्वयं सोचो उनके लिए कितनी दयनीय स्थिति होगी उस समय। वो कह रहे हैं कि ऐसे अरमान थे हमारे कि हम पंख हमारे जब निकलेंगे, हम आकाश में नीले नभ। यहाँ पर फिर से पर्यायवाची है हमारा नभ। ये किसका पर्यायवाची है? आकाश का पर्यायवाची है। इसमें बीच बीच में आपके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया गया। नीला आसमान जो है, नीला आकाश जो है, नभ हो गया, आकाश हो गया, आसमान हो गया, ये सब हमारे आसमान के पर्यायवाची हैं। शून्य है, नभ, गगन, आकाश, तो ये बीच बीच में आपको नोट करते रहना है। नीले नभ की सीमा पाने, यानी कि आकाश में दूर ऊंचाइयों तक उड़ते। फिर लाल किरण सी चोंच खोल। अब यहाँ पर सी आपको दिख रहा होगा, लाल किरण सी, लाल जैसे तोता वगैरह आपने देखा होगा कि उसकी चोंच जो है लाल होती है। किरण जो सूर्य की किरणें होती हैं उनका रंग भी लाल होता है। तो उनके समान बताया गया है, सूर्य की किरणों के समान, अर्थात तुलना की गई है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार, क्योंकि ये जो कविता है हमारी, वो क्या है? काव्य का एक भेद है, या फिर काव्य की एक विधा है। तो काव्य जब हम पढ़ते हैं, जो गाए जा सकने वाली रचनाएं हैं, उनको हम काव्य कहते हैं। तो उसमें रस और छंद अलंकारों का बहुत अधिक महत्व होता है। तो कह रहे कि लाल किरण सी, जिस प्रकार सूर्य की किरण लाल होती है, वैसे पक्षी कह रहे कि उनकी जो चोंच है वो भी लाल है। उसको वो खोलकर चुगते तारक अनार के दाने। चुगते मतलब पक्षियों का जो दाना, जो वो खुद से मेहनत करके खाते हैं, पेड़ों पे लगे हुए फलों को खाते हैं, कहीं से दाना मिल जाता है, वो अपनी चोंच से जब खाते हैं, तो कह रहे हैं कि अनार के दाने। अनार के दाने कैसे होते हैं? लाल रंग के होते हैं, और ट्रायंगल जैसा, जैसे स्टार होता है ना, अनार के दाने तो हम सबने देखे होंगे। तो अनार के दाने किस तरीके से उसमें ट्रायंगल जैसे निकले रहते हैं, जैसे लगता कोई स्टार हो। तो यहाँ तारक मतलब क्या है? स्टार। ठीक है, तारों के लिए बोला गया, क्योंकि किरण जो है वो उसकी चोंच के समान लाल है, और यहाँ पर जो स्टार मतलब चमक रहे हैं, वैसे ही अनार के दाने चमक रहे हैं। तो दोनों में समानता प्रकट की गई है, तुलनात्मक रूप से दोनों को समझाया गया है। तो पक्षी कह रहे हैं कि हमारी ऐसी अरमान थी, हमारी ऐसी इच्छा थी कि हम खुले आकाश में आकाश की ऊंचाइयों को नापने के लिए इस ऊंचाइयों तक हम उड़ते, और उसके बाद अपनी मेहनत से अपनी चोंच को खोलकर लाल लाल अनार के दानों को खाते। लेकिन जब उनको पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, उनको जेल कर दी जाती है, तो सारे के सारे उनके अरमान जो हैं वो एक तरीके से मर जाते हैं, वो परतंत्र हो जाते हैं, बस सपनों में ही सारी चीजों को सोच रही हैं। तो कभी यहाँ पर वही कि किस प्रकार स्वतंत्रता का महत्व है और परतंत्रता क्या होती है, मनुष्य हो या फिर पक्षी हो। अब यहाँ पर वही चीज आ गई जो मैं आपको भी बता रही थी कि लाल किरण सी चोंच में, यानी कि लाल किरण, कौन सी किरण? सूर्य की किरण। ठीक है, और दूसरा क्या बताया गया? पक्षियों की जो चोंच है लाल। तो जब हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हैं, एक की तुलना दूसरे से करते हैं, जैसे कुछ शब्द भी हैं आपके लिए, यहाँ पर सी दिया गया है, किरण सी, इसी प्रकार से सा आ जाए, सरस आ जाए, सी आ जाए, तो ये उपमा अलंकार के शब्दों को हम पहचान सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि इसमें उपमा अलंकार है, क्योंकि उसकी तुलना लाल किरण की जो है चोंच से की गई है। दूसरे में क्या दिया गया? चुगते तारक। अब यहाँ पर तारक अनार, यानी कि जो तारे हैं उनको ही अनार मान लिया गया। उपमा अलंकार में क्या होता है कि एक दूसरे से उसकी तुलना की जाती है, जबकि उसमें जो तुलना करते हैं रूपक में, तो वही तुलना वाला शब्द ही उसी को मान लिया जाता है।
अब यहाँ तारे को ही अनार, या फिर अनार को ही तारे, हम ऐसे बोल सकते हैं। यानी कि जो चरण कमल है ना, या कमल चरण, इस तरीके से। तो यहाँ जो तारे हैं उनको क्या मान लिया गया है, अनार, अनार के जो दाने हैं उनको तारे, तारे मान लिया, स्टार मान लिया है उनके रूप में। तो उपमा अलंकार ऊपर वाली लाइन में आपको दिया गया है, और नीचे वाली लाइन में क्या दिया है, रूपक अलंकार दिया गया। अलंकार वैसे तो हम 9th क्लास में पढ़ेंगे, बीच बीच में काव्य है तो काव्य में अलंकार रसों का प्रयोग होता है, तो इसलिए आपको बस इतना आपकी क्लास के लिए सफिशिएंट है। अब नेक्स्ट अगले पैरा में क्या कह रहे हैं कवि, पक्षियों के माध्यम से, होती सीमा हीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। अब यहाँ क्या बता रहे हैं, जिस प्रकार से ये पिंजरे से पक्षियों को बाहर निकाल दिया गया है, और क्या बोला जा रहा है कि जब उनको पिंजरे से बाहर, जब वो अपनी उड़ान में आते, यहाँ जो ये लिखा हुआ है क्षितिज, क्षितिज का अर्थ होता है वह स्थान जहां हमें ऐसा लगता है कि आसमान और पृथ्वी दोनों मिल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में तो ऐसा होता ही नहीं है। अगर आप किसी खुले जगह में अपनी छत से या अपने घर के बाहर से आप देखेंगे, जहाँ बिल्डिंग वगैरह ना हो, पेड़ पौधे कम हो, दूर आसमान में अगर आप देखेंगे तो ऐसा महसूस होता है कि पृथ्वी और आकाश दोनों मिल रहे हैं। ऐसे स्थान को क्या बताया जाता है, क्षितिज। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है ना, क्योंकि जब आप और पास जाएंगे तो फिर वो आपको दूर लगने लगेगा, फिर दूर तक देखेंगे तो फिर से ऐसा लगेगा। तो वही पक्षियों के लिए बोला जा रहा है कि जिसकी कोई सीमा ना हो। क्षितिज का अर्थ वही है कि आकाश की कोई सीमा नहीं है ना। तो यहाँ पर पक्षी कह रहे हैं कि अपनी इन पंखों से हम इतनी क्या करते, होड़ा होड़ी मतलब प्रतियोगिता, इन पंखों से प्रतियोगिता में क्या होता है कि हम आगे निकल जाए, हम आगे निकल जाए, मेरा फर्स्ट नंबर आ जाए, मुझे से अच्छे नंबर मिल जाए। तो पक्षी भी कह रहे हैं कि हम आपस में क्या करते, प्रतियोगिता करते, होड़ लगाते, एक दूसरे से बैट लगाते, से बोलते हैं शर्त लगाते हैं। तो वैसे ही कि और आकाश जो सीमाहीन है, क्षितिज का ये आकाश का पर्यायवाची में भी आता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा ना हो, सीमा मतलब कोई निश्चित दायरा जिसका ना हो, वहां तक हम प्रतियोगिता करते। और ऐसा कर, जब हमारा कोई लक्ष्य है जिसको पाने के लिए, तो पक्षियों का जो लक्ष्य क्या माना है, क्षितिज को पाने के लिए। कह रहे या तो मुझे वो क्षितिज मिल जाता है ना, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी, मतलब या तो हम अपनी उस प्रतियोगिता में आसमान को ही पा लेते, आसमान की उस सीमाहीन आकाश को पा जाते, या फिर उस प्रतियोगिता में दौड़ लगाते लगाते, उड़ते उड़ते हमारे प्राण ही निकल जाते। सांसों की डोरी मतलब हमारे प्राण ही निकल जाते। अर्थात कभी क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो ये पक्षी हैं, जब उनको अपनी मेहनत, उनको अपनी आज़ादी, उनको अपनी जो प्रतिभा है, वो भी चाहते हैं कि हम दूर आकाश तक उड़ें, है ना। आज़ादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, मनुष्यों को भी चाहिए ना, तो पक्षियों को भी चाहिए। तो यहाँ पर जब अपनी मेहनत से हम कोई चीज़ प्राप्त करते हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा सुखदायी लगती है। तो यहाँ इस कविता में कवि हमें क्या बता रहे हैं कि आज़ादी, ये जो कविता शिवमंगल सिंह सुमन है, इन्होंने बहुत सारी कविताएं हमारी आज़ादी के समय की भी लिखी हैं। तो वही कि भाई किस प्रकार से जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था तो कितनी पीड़ा होती थी हमें, कि आज़ादी हमें कितनी, मतलब हम सपने में देख रहे थे हमारा भारत भी आज़ाद था, हम कैसे अपनी आज़ादी से अपना स्वतंत्र खुद का शासन हमारे देश पे था। लेकिन जब अंग्रेजों के गुलाम हो गए तो अपनी हर इच्छाओं को वो अंग्रेजों के इशारों पर काम करना पड़ता था, हमारी खुद की जमीन पर हमारा खुद का अधिकार नहीं था। तो वही पक्षियों के साथ हम करते हैं, जब उनको पिंजरे में बंद कर ले, उनके खुद के पंख हैं, उनको उड़ना है, उनको भगवान ने जो उड़ने का एक स्वाभाविक गुण दिया है, और हम उनको पिंजरे में बंद कर ले तो उनको कैसे पसंद आएगा। लास्ट जो पैरा है इस कविता का, वो क्या बता रहे हैं, नीड़ न दो चाहे टहनी की, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। मतलब नीड़ न दो, नीड़ मतलब क्या होता है, घर, ठीक है, घर का पर्यायवाची है। यहाँ पर जितने भी आपको पर्यायवाची बताए जा रहे हैं तो आप इसको साथ साथ नोट करते जाइए, पेंसिल से अपनी बुक में ही नोट कर लीजिए या फिर अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिए। नीड़ न दो मतलब हमें घर न दो, पक्षी कह रहे हैं कि हमें जो उनका घर है, घोंसला है, वो न दो,
चाहे टहनी ना दो। पेड़ की टहनी पर जो पक्षी बैठते हैं, पक्षियों कुछ पक्षी क्या करते हैं, अपना खुद का घोंसला बना लेते हैं, और कुछ पक्षी क्या करते हैं, पेड़ की टहनियों पर बैठते हैं, वहां पर अपना बसेरा डालते हैं। तो पक्षी कह रहे, चाहे मुझे मेरा घर ना दो, चाहे वृक्ष की डालियां ना दो, ठीक है, टहनी मतलब वृक्ष की जो डाली है, जो टहनियां जो शाखाएं हैं, चाहे वो मुझे ना दो, मेरा आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, चाहे मेरे घोंसले को तोड़ दो, मेरा जो रहने का निवास है, पेड़ों को काट दो, है ना, मेरे घोंसले को तोड़ दो, मेरा पूरी तरीके से, मुझे एक तरीके से मेरा घर नष्ट कर दो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। यानी कि सबसे जरूरी पक्षियों के लिए क्या है, उड़ना, है ना। हम लोग जब पक्षियों से तुलना करते हैं तो केवल सबसे पहले हमारे पंख, है ना। तो कह रहे कि वो अगर भगवान ने मुझे पंख दिए हैं, अर्थात मुझे पंख उड़ने के लिए मिले हैं, तो उसमें किसी प्रकार की मेरे लिए बाधा, विघ्न, कोई परेशानी खड़ी मत करो। बाकी चाहे मेरा, क्योंकि अगर मेरे पास पंख हैं, आजादी है, पंख मतलब उनकी अपनी आजादी, अगर उनके पास पंख रहेंगे तो अपनी आजादी से उड़ सकते हैं, एक घोंसला खत्म होगा तो दूसरा बना लेंगे। इसी प्रकार मनुष्य भी तो करते हैं। हमारे जीवन में तो कई बार दिक्कतें आ जाती हैं, तो हम एक परेशानी से दूसरी, लेकिन अगर हम आपको बंधक बना लें, आपको गुलाम बना लें, तो आप कैसे कुछ कर पाएंगे। तो पक्षियों की भी तो वही इच्छा है ना, वो कहते हैं कि चाहे मेरा घर तोड़ फोड़ दो, चाहे मुझे शाखाएं ना दो, पेड़ की टहनियां ना दो, लेकिन मेरे जो उड़ने की इच्छा है उसमें किसी प्रकार का कोई बाधा या कोई प्रकार की विघ्न न डालें। इस प्रकार से कवि अपनी जो है कविता के माध्यम से आजादी का जो एक अंदर से इच्छा होती है मनुष्य को या फिर पक्षियों को, कि आजादी में जब रहता है व्यक्ति, तो भगवान ने हर किसी को डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मतलब प्रतिभाएं दी हैं। उन प्रतिभा के माध्यम से व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, लेकिन बहुत सारी प्रतिभा आपके अंदर है, आप आकाश की ऊंचाइयों को छू सकते हैं, लेकिन अगर हम आपको गुलाम बना लें, आपको जेल में डाल दें, तो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, और वो सपनों में सोचेगा और अंदर ही अंदर परेशान रहेगा, अपनी आज़ादी के लिए वो प्रयास करेगा। तो यहाँ कवि पक्षियों के माध्यम से हमें यही बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड आए थे, कठिन शब्दार्थ, उनको कुछ मैंने नोट किए आप लोगों के लिए। जैसे इसमें दिया उन्मुक्त, उन्मुक्त का मतलब क्या था, खुला, ठीक है। उन्मुक्त गगन तो मतलब खुला आकाश, मतलब स्वतंत्र, जहां वो अपनी मर्जी से उड़ सकते हैं। गगन मतलब आकाश का पर्यायवाची है, आकाश के पर्यायवाची में आप और भी नोट कर सकते हैं, नभ कर सकते हैं, शून्य कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से पिंजरबंद अर्थात पिंजरे में बंधे हुए, जो पक्षियों के लिए पिंजड़ा बनाते हैं, उसी पिंजरे अर्थात पिंजड़े में बंधे हुए। कनक तीलियां, कनक जो है सोने का पर्यायवाची है, तो सोने से बनी हुई सलाखाएं। पुलकित मतलब प्रसन्न होना, कोमल, ठीक है। कटुक मतलब क्या होता है, कड़वी। स्वर्ण मतलब क्या होता है, सोना। और श्रृंखला मतलब क्या होता है, जंजीरें। फुनगी, पेड़, पेड़ की जो सबसे ऊपर की टहनी होती है, कोमल भाग जो निकले हुए होते हैं, उनको बोलते हैं फुनगी। तरु वृक्ष पेड़ का पर्यायवाची है। अरमान मतलब इच्छा, चाह, ठीक है। तारक मतलब तारे, सीमाहीन जिसकी कोई सीमा ना हो, मतलब जिसका कोई क्राइटेरिया ना हो, ठीक है। बॉटमलेस, जैसा अगर बोलते हैं ना किसी चीज के, इसी प्रकार इसकी भी कोई सीमा ना हो, ठीक है। क्षितिज मतलब ऐसा स्थान जहां धरती और आसमान मिलते हुए से प्रतीत होते हैं, एक्चुअल में ऐसे होते नहीं हैं, बस प्रतीत होते हैं। होड़ा होड़ी मतलब प्रतियोगिता। तंती सांसों की डोरी मतलब सांस जो है निकल जाती, प्राण निकल जाना अर्थात मर जाना। नीड़ मतलब घोंसला। आश्रय मतलब सहारा या ठिकाना, या फिर हम कह सकते हैं कि घोंसला, घर। छिन्न भिन्न मतलब नष्ट कर देना, ठीक है। आकुल मतलब बेचैन, व्याकुल। और विघ्न मतलब व्यवधान या फिर बाधा। उम्मीद है कि आप सबको ये क्लास कक्षा पसंद आई। धन्यवाद।